हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉमर्स अड्डा इंस्टीट्यूट। तो चलिए आज की क्लास में बेटा हम लोग क्लास 11th का थर्ड चैप्टर अकाउंट्स का पढ़ेंगे, जिसका नाम है अकाउंटिंग प्रिंसिपल। क्या नाम है बेटा? अकाउंटिंग प्रिंसिपल। यानी अकाउंटिंग करने की क्या क्या सिद्धांत है, क्या क्या प्रिंसिपल्स है, उसको आज हम लोग जानेंगे। ठीक है बेटा? तो उसको जानने से पहले हम लोग उसका एक डेफिनेशन, एक मीनिंग जान लेते हैं कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल होता क्या है, इसका क्या मीनिंग है। अकाउंटिंग स्टेटमेंट, अकाउंटिंग एक स्टेटमेंट होता है बेटा, जिसमें बता रहा है कि अकाउंटिंग स्टेटमेंट जो हमारा होता है वो क्या डिस्क्लोज करता है, डिस्क्लोज द प्रॉफिटेबिलिटी एंड सॉल्वेंसी ऑफ द बिजनेस। मतलब बिजनेस में कितना प्रॉफिट है, कितना लॉस है, बिजनेस का फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, क्या वो सॉल्वेंट है, किसी भी लायबिलिटी को पे करने के लायबल है या नहीं है, है ना, कैपेबल है कि नहीं है। तो उसकी सॉल्वेंसी पता चलती है कि कितनी कैपेबल है, क्षमता कितना है, प्रॉफिटेबिलिटी है कि नहीं है। तो वो किस में शो होता है? अकाउंटिंग स्टेटमेंट में शो होता है। तो अकाउंटिंग स्टेटमेंट डिस्क्लोज करता है प्रॉफिटेबिलिटी एंड सॉल्वेंसी ऑफ द बिजनेस टू द वेरियस पार्टीज। और वेरियस पार्टी कौन कौन? इंटरनल और एक्सटर्नल यूजर्स, बताया था ना। तो उनको क्या करते हैं? स्टेटमेंट शो करते हैं। उस स्टेटमेंट में क्या बताता है? जिसमें हमारे कंपनी का प्रॉफिट है कि लॉस है, या कंपनी की सॉल्वेंसी बताता है कि किस पोजीशन पे हमारी कंपनी। क्लियर? ठीक है। अब एक चीज ध्यान देगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, कि इट इज देयरफॉर नेसेसरी दैट such statement should be prepared according to the some standard language। मतलब ये बता रहा है लैंग्वेज एंड सेट रूल्स। मतलब ये बता रहा है बेटा, जो भी हम स्टेटमेंट्स बेटा हम बनाते हैं अकाउंटिंग का, क्या बनाते हैं? अकाउंटिंग स्टेटमेंट जो हम प्रिपेयर करते हैं, उसको बनाने के लिए बेटा कुछ हमको अकाउंटिंग के स्टैंडर्ड यानी अकाउंटिंग के कुछ प्रिंसिपल्स को फॉलो करना पड़ता है। उस प्रिंसिपल के सिद्धांत के आधार पर हम लोग अकाउंटिंग स्टेटमेंट तैयार करते हैं। ठीक है, बात समझ आ रहा है कि हमारा जो अकाउंटिंग स्टेटमेंट हम जो प्रिपेयर करते हैं, कुछ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, अकाउंटिंग के स्टैंडर्ड्स को देखते हुए हम अकाउंटिंग स्टेटमेंट को तैयार करते हैं, बैलेंस शीट वगैरह तैयार करते हैं। क्लियर? ठीक है बेटा। तो उसी को बेटा हम लोग क्या कहते हैं? दिस रूल्स, ये जो रूल होता है बेटा, जिस रूल के आधार पे बेटा हम अकाउंटिंग करते हैं, जिस रूल के आधार पे हम अकाउंटिंग करते हैं, डाटा रिकॉर्ड वगैरह करते हैं, जो नियम कानून होता है, उस रूल को क्या कहते हैं? आर कॉल्ड जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल, जिसको शॉर्ट में गैप बोला जाता है। याद रखिएगा कि अकाउंटिंग प्रिपेयर करने के लिए, एक स्टेटमेंट बनाने के लिए जो भी हम रूल फॉलो करते हैं, उस रूल, उस प्रिंसिपल का नाम क्या है? इट इज ऑल्सो नॉन एज गैप। फुल फॉर्म क्या है इसका? जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल। क्लियर है बेटा? इस रूल के आधार पर अकाउंटिंग किया जाता है। चलो अब जरा इसके बारे में हम लोग ये जान लेते हैं बेटा कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल के क्या फीचर्स हैं, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, क्या नेचर है, मतलब क्या क्वालिटीज इसके अंदर होती हैं। जैसे फीचर्स बता रहा है कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल क्या फायदे हैं, क्या क्वालिटीज इसके अंदर। तो पहला बता रहा है अकाउंटिंग प्रिंसिपल आर यूनिफॉर्म सेट ऑफ रूल्स। जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल होता है बेटा, ये यूनिफॉर्म सेट ऑफ रूल्स होता है। मतलब कि ऐसा रूल सेट किया गया है जो यूनिफॉर्मली हर जगह अप्लीकेबल है, यानी हर ऑर्गेनाइजेशन में मैक्सिमम इस अकाउंटिंग प्रिंसिपल को फॉलो किया जाता है। यूनिफॉर्म का मतलब होता है कि हर जगह अप्लीकेबल है, हर कंपनी, हर ऑर्गेनाइजेशन में इस अकाउंटिंग प्रिंसिपल को यूनिफॉर्मली फॉलो किया जाता है। जो भी अकाउंटेंट होता है जो भी कंपनी का अकाउंटेंट होता है, वो जो भी स्टेटमेंट डाटा प्रिपेयर करेगा, वो इसी अकाउंटिंग प्रिंसिपल के आधार पे करेगा। इसीलिए इसको कहते हैं यूनिफॉर्म सेट ऑफ रूल्स। मतलब हर कंपनी इसको फॉलो करती है। क्लियर? इसमें कोई डाउट है? नहीं है। दूसरा बता रहा अकाउंटिंग प्रिंसिपल और मैन मेड, यानी अकाउंटिंग जो सिद्धांत है बेटा, उसको किसने बनाया है? मैन मेड, यानी इंसान ने बनाया है। ठीक है, बात समझ में आ गया? मैन मेड का मतलब कि प्रिपेयर्ड बाय द मैन, यानी एक इंसान के द्वारा इस अकाउंटिंग प्रिंसिपल को बनाया गया है। तो पहला चीज हमने ये जाना कि बेटा अकाउंटिंग प्रिंसिपल हर जगह अप्लीकेबल है, हर ऑर्गेनाइजेशन में अकाउंटेंट फॉलो करता है इस अकाउंटिंग प्रिंसिपल को, यूनिफॉर्म सेट ऑफ रूल्स। दूसरा बता रहा है इसको कौन बनाया बेटा? मैन मेड। इसको कौन बनाया? प्रिंस, यानी इंसान ने बनाया। तीसरा बता रहा है अकाउंटिंग प्रिंसिपल आर फ्लेक्सिबल। जो हमारे अकाउंटिंग प्रिंसिपल है बेटा, जो सिद्धांत है, जो नियम कानून है, जिस नियम कानून के आधार पे हम अकाउंटिंग करते हैं, वो अकाउंटिंग करने का जो प्रोसीजर है वो फ्लेक्सिबल है। मतलब टाइम टू टाइम हम अपने अकाउंटिंग करने के तौर तरीकों को बदलते रहते हैं अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। जैसे जैसे सिचुएशन प्रिंस होगा, वैसे वैसे हम अकाउंटिंग करने का जो तरीका है उसको बदलते रहेंगे। जैसे जैसे मतलब इन्वायरमेंट मेरे फेवर में रहेगा, या फिर जैसे जैसे इन्वायरमेंट रहेगा, उस फेवर में हम क्या करेंगे? अपने अकाउंटिंग करने के तरीकों को बदलते रहेंगे। कैसा हो सकता है कि हम अकाउंटिंग जो भी तौर तरीका क्या उसको हर जगह अप्लीकेबल करेंगे किसी भी सिचुएशन में? नहीं ना बेटा, फ्लॉप हो जाएगा। तो जैसा ऐसा इन्वायरमेंट, जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए बेटा अकाउंटिंग जो हम लोग डाटा रिकॉर्ड कर रहे हैं, मार्केट में ट्रेंड किसी और चीज़ का प्रोडक्ट का लेके चल रहे हैं। मान लीजिए डैमेज पैंट का मान लीजिए लेके चल रहे कि डैमेज पैंट चल रहा था ट्रेंड में, अचानक से क्या फॉर्मल पैंट्स आ गया।
फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए। तो एक बात बताइए, क्या मार्केट में अगर हम डैमेज पैंट ही बेचते रहेंगे तो क्या मार्केट हमारा चलता रहेगा? क्या हमारा बिजनेस ग्रोथ होगा? नहीं होगा बेटा। हमें टाइम टू टाइम अपने बिजनेस को अपडेट करते रहना पड़ेगा। बात समझ में आ रहा है? उसी तरह हमको अकाउंटिंग करने के तरीकों को टाइम टू टाइम मार्केट की सिचुएशन के आधार पर बदलते रहना पड़ेगा। तौर तरीका अपना अकाउंटिंग करने का बदलते रहना पड़ेगा। इसीलिए अकाउंटिंग प्रिंसिपल जो हमारा जो सिद्धांत है, बनाने का रूल रेगुलेशन है, वो फ्लेक्सिबल है, वो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन बदलते रहता है। समझ में आ गया? क्लियर? उसके बाद बेटा अकाउंटिंग प्रिंसिपल आर जनरली एक्सेप्टेड। ये अकाउंटिंग प्रिंसिपल बेटा जनरली एक्सेप्टेड का मतलब हर जगह एक्सेप्टेड है। बताया था ना, मैक्सिमम ये क्या है, हर जगह एक्सेप्टेड किया जाता है। जैसे कि पहला है रिलेवेंस। इसमें 3 चीज़ें ध्यान दीजिएगा बेटा। जनरली एक्सेप्टेड का मतलब कि जनरली हर अकाउंटेंट इस प्रिंसिपल को फॉलो करता है, ये इसका मतलब है। जनरली एक्सेप्टेड मतलब जनरली इस अकाउंटेंट जितने भी होते हैं कंपनी के, इस प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं। 3 चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अकाउंटेंट फॉलो करेंगे। पहला चीज़ बेटा है रिलेवेंस। जो भी डाटा रिकॉर्ड करेंगे वो इंपॉर्टेंट डाटा होना चाहिए। मेन ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड किया जाएगा, दैट इज कॉल्ड रिलेवेंट। रिलेवेंस का मतलब रिलेवेंट डाटा। बताए थे सर इसके बारे में हम पहले, है ना? सेकंड चैप्टर में हम लोग बात किए थे, फर्स्ट चैप्टर में बात किए थे रिलेवेंस में, ठीक है? तो यानी रिलेवेंस का मतलब कि रिलेवेंट डाटा रिकॉर्ड होगा, मेन डाटा रिकॉर्ड किया जाएगा, दैट इज रिलेवेंस। ऑब्जेक्टिविटी का मतलब बेटा ये होता है कि हम ऐसा नहीं करेंगे, धोखाधड़ी करेंगे, विंडो ड्रेसिंग नहीं करेंगे। समझ गए? ऑब्जेक्टिविटी का मतलब है कि विंडो ड्रेसिंग नहीं करना मेरे को। अकाउंटेंट ये बोलता है, अकाउंटिंग प्रिंसिपल, कि जो भी तुम्हारे कंपनी में सिचुएशन है वही सिचुएशन तुम अपने अकाउंटिंग में शो करोगे। तुम बढ़ा चढ़ा के शो नहीं करोगे, अपना पर्सनल बायसनेस नहीं दिखाओगे। जैसे अपना बायसनेस दिखाते कि अपना फेवर में हम थोड़ा सा बढ़ा चढ़ा के दिखाते ताकि सामने वाले को इम्पैक्ट अच्छा पड़े। तो भाई इम्पैक्ट डालने के लिए आप अपना एक तरह से धोखाधड़ी कर रहे हैं ना अपने बिजनेस में। कभी कभार मान लीजिए बाय द वे इन फ्यूचर अगर पकड़ा गए तो पूरा मार्केट डाउन हो जाएगा। तो ऑब्जेक्टिविटी का मतलब होता है कि आपको जो भी डाटा है वो ट्रूथ एंड फेयर डाटा रिकॉर्ड करना है, एकदम एक्यूरेट करेक्ट डाटा रिकॉर्ड करना है, धोखाधड़ी नहीं करना, विंडो ड्रेसिंग नहीं करना है। समझ में आ गया? दिस इज कॉल्ड ऑब्जेक्टिविटी। क्लियर? फेयर, ट्रूथ, मेन ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्डेड। क्लियर? फिजिबिलिटी का मतलब क्या होता है युवराज? ध्यान दीजिए बेटा। फिजिबिलिटी का मतलब ये होता है बेटा ना कि ये जो हम अकाउंटिंग प्रिंसिपल फॉलो कर रहे हैं ये बहुत कॉस्टलेस है। ये क्या है बेटा? बहुत कॉस्टलेस है। कॉस्टलेस का मतलब होता है कि इसमें ज़्यादा चार्जेस नहीं लगता है, एक्स्ट्रा खर्चा नहीं लगता है। ये हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल है। अकाउंटिंग प्रिंसिपल जो हम फॉलो करते हैं अकाउंटिंग करने के लिए, जो रूल्स फॉलो करते हैं, ये बहुत कॉस्टलेस है, बहुत एक्सपेंसिव नहीं है, कम खर्चे का है। कम खर्चों में भी हम अकाउंटिंग प्रिंसिपल को फॉलो करके अपने अकाउंटिंग कर सकते हैं, ज़्यादा एक्स्ट्रा खर्चा इसमें नहीं होता है। समझ गए मेरी बात ना? क्लियर? ये हमारे लिए बेनिफिशियल होता है, कॉस्टलेस है। क्लियर? तो यही बता रहे जनरली एक्सेप्टेड में जो फॉलो करते हैं सारे अकाउंटेंट, उसमें 3 चीज़ों को ध्यान रखना है। पहला रिलेवेंस का मतलब मेन ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करना है। मेन ऑब्जेक्टिविटी का मतलब कि धोखाधड़ी नहीं करना है, झूठ का नहीं दिखाना है, मेन ट्रांजेक्शन्स दिखाना, ट्रूथ एंड फेयर करेक्ट दिखाना है। फिजिबिलिटी का मतलब ये हमारा जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल है, ये फिजिबिलिटी मतलब कि कॉस्टलेस है, कम खर्चे का है, कम खर्चों में भी हम इसको रिकॉर्ड कर सकते हैं, ज़्यादा इसमें खर्चा नहीं लगता है। क्लियर? समझ में आ गया बेटा? ये फीचर्स अकाउंटिंग प्रिंसिपल समझ गए कि एक स्टेटमेंट को बनाने के लिए जो रूल्स रेगुलेशन फॉलो करते हैं उस रूल्स रेगुलेशन को ही अकाउंटिंग प्रिंसिपल कहते हैं। अकाउंटिंग प्रिंसिपल के फीचर्स कैरेक्टरिस्टिक्स जान गए कि हमारे अकाउंटिंग प्रिंसिपल जो होता है यूनिफॉर्म सेट ऑफ रूल्स है, हर जगह अप्लीकेबल है, हर अकाउंटेंट फॉलो करता है। दूसरा मैनमेड है। तीसरा क्या? फ्लेक्सिबल, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन बदलते रहता है ना? जनरली एक्सेप्टेड का मतलब हर अकाउंटेंट इसको जनरली एक्सेप्ट करता है, फॉलो करता है, जिसमें 3 चीज़ों को उसको ध्यान में रखता है। मेन ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड करेगा, धोखाधड़ी नहीं करेगा, जो रियलिटी है वही दिखाएगा। फिजिबिलिटी मतलब कॉस्टलेस है, ज़्यादा खर्चा इसमें नहीं लगता है। यहाँ तक नोट कर लीजिए, आगे चलते बेटा। चलिए बेटा, उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं अकाउंटिंग प्रिंसिपल। हमारे जरा देखते हैं अकाउंटिंग प्रिंसिपल कितने काइंड्स के होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं। ठीक है बेटा? हमारे अकाउंटिंग प्रिंसिपल बेटा 2 टाइप्स का होता है। 2 टाइप्स के हमारे उसके मतलब सिद्धांत होते हैं अकाउंट के बनाने के, अकाउंटिंग करने के। पहला है अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट, जिसको एजम्पशन कहते हैं। ठीक है? एक सिद्धांत है जिसका नाम है बेटा क्या? अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट या एजम्पशन। क्या है प्रिंस? कॉन्सेप्ट या एजम्पशन। और दूसरे का नाम है बेटा अकाउंटिंग कन्वेंशन। दोनों सिद्धांत है बेटा, ध्यान दीजिएगा। लेकिन एक चीज जान लीजिए बेटा, ये जो सिद्धांत है ना, ये फुल्ली कंप्लीटली फॉलो होता है। समझ रहे? ये कंप्लीटली फॉलो होता है। ये हर ऑर्गेनाइजेशन में अकाउंटेंट इसको कंप्लीटली फॉलो करता है। और ये जो हमारा कन्वेंशन है बेटा ना, ये कंपनी पे डिपेंड करता है कि फॉलो करेंगे कि नहीं करेंगे, सिचुएशन पे देखते हैं। कुछ लोग फॉलो करते भी हैं, कुछ लोग मे बी फॉलो नहीं करते। तो इट मे बी, ठीक है, इट मे बी फॉलोड बाय कंपनी। ठीक है? मे बी फॉलोड बाय
कंपनी, ठीक है बेटा। ये कंपनी पे डिपेंड करता है कि फॉलो करे या ना करे। ये दूसरा वाला, ये पहला वाला जो है ये कंप्लीटली फॉलो होता है। मैक्सिमम ऑर्गेनाइजेशन ये कंप्लीटली इस सिद्धांत को अकाउंटेंट फॉलो करता है ड्यूरिंग द अकाउंटिंग। क्लियर। अब जरा देखिए बेटा, जो अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट इसके 14 प्रिंसिपल है, 14 प्रिंसिपल इसमें सुनेंगे बेटा, जिसका ध्यान दीजिएगा। इसमें 14 को एक साथ नहीं बताया, इसमें से 3 को अलग बताया है और बाकी हमारा जो है उसके बाद 9 उसको अलग बताया है। समझ गए? मतलब सॉरी 11 अलग बताया है। जो 3 है ना बेटा, वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 के अकॉर्डिंग बताया गया है, इशूड बाय द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। इसको चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया का जो आपका प्रोफेशनल एसोसिएशन है, उनके द्वारा बेटा इसको पब्लिश किया गया था, इस स्टैंडर्ड को, इस प्रिंसिपल को ICAI जो हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट का जो एसोसिएशन है, द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, उसके द्वारा इशू किया गया था, उसके द्वारा इसको बनाया गया था, इस सिद्धांत को। ये 3 सिद्धांत को, कौन सा बेटा? गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट, कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट और एक्रूवल कॉन्सेप्ट। हालांकि ये पूरा ओवरऑल इसी के अंदर आता है। किसके अंदर आता है? अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट एंड कन्वेंशन के अंदर आता है, लेकिन उसको कैटेगराइज कर दिया गया है कि ये जो 3 हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं, 3 प्रिंसिपल है, वो हमारे ICAI के द्वारा दिया गया है और बाकी जो अदर है वो ऐसे नॉर्मली बना गया है, ठीक है, जिसका अदर अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट कहा जाता है। समझ गए? काउंटिंग पूरा होता है 14 में, लेकिन ऐसे अलग अलग कैटेगराइज किया गया, जिसको ICAI ने प्योरली बताया ये मेरा देन है, ये मैंने बनाया। समझ गए? ये 3 इधर हो गए और अदर बेटा जो हमारे जो है वो इधर हो गए। क्या क्या? बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट, अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट, कॉस्ट कॉन्सेप्ट जिसको हिस्टोरिकल कॉन्सेप्ट भी कहते हैं, ठीक है, और ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट 14 प्रिंसिपल है, ठीक है। उसके बाद बेटा इसके ये और ये यहाँ पर ये इसी के पार्ट है बेटा, ठीक है। 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है। समझ गए मेरी बात ना? ये पूरे इसी के पार्ट है। क्लियर। उसके बाद बेटा हमारा ये जो हमारा 3rd है, ये कन्वेंशन में आता है बेटा। समझ रहे? किस में आता है? कन्वेंशन में। कन्वेंशन जिसको बताया था कि कुछ लोग फॉलो करते हैं, कुछ लोग फॉलो नहीं करते हैं। समझ गए मेरी बात? मेरा कहने का मतलब ये जो 14 प्रिंसिपल जो है ये बेटा, ये 14 प्रिंसिपल, ये कंप्लीट 14 प्रिंसिपल यही है। 14 प्रिंसिपल यही है, मतलब कि ये टोटल हमारे 11 और ये 3, ठीक, कंप्लीट मिला के पूरे प्रिंसिपल हैं, जिसको बताया गया है कि हमारा जो 11 प्रिंसिपल है, जिसको प्योर अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट और कन्वेंशन एजम्पशन कहते हैं बेटा, और बाकी जो 3 है वो कन्वेंशन कहा जाता है, जिसको मे भी फॉलो करे या ना करे, डिपेंड करता है, ठीक है। यहाँ तक इसको आप लोग नोट कर लीजिए, उसके बाद 1 बाय 1 समझते। चलिए बेटा, उसके बाद अब हम लोग पढ़ते हैं अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट एंड कंजम्पशन के हमारे तीनों अजम्पशंस को, यानी तीनों प्रिंसिपल्स को, जिसका नाम है गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट, कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट एंड बेटा एक्रूवल कॉन्सेप्ट। ये तीनों कॉन्सेप्ट बेटा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 में दिया गया था। किसके द्वारा? द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया के द्वारा इशूड किया गया था। पहला कॉन्सेप्ट बेटा, ये प्रिंसिपल क्या कहता है? इधर देखिए प्रिंस, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट प्रिया, ये क्या कहता है? ये कहता है बेटा, ये ऐसा प्रिंसिपल है, जैसे हम जानते हैं बेटा कि जब भी हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं या कोई भी हम कंपनी स्टार्टअप कर रहे हैं, बिजनेस स्टार्टअप कर रहे हैं, तो हम क्या सोच के चलते हैं कि मेरा बिजनेस लॉन्ग टाइम तक चलेगा, 1 साल तक चलेगा? नहीं, लॉन्ग टाइम तक चलेगा। यानी कि हमारा जो प्रिंसिपल है वो किस पे बेस्ड है बेटा? गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। यानी कि हमारा ये एजम्पशन बताता है कि हम जो बिजनेस स्टार्टअप कर रहे हैं वो लॉन्ग टाइम तक चले, लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ टाइम तक चले बेटा। देखिए लिखा भी है कि एज पर दिस कॉन्सेप्ट इट इज एज्यूम दैट द बिजनेस विल बी कंटिन्यू टू एग्जिस्ट फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम इन फ्यूचर। भविष्य में लंबे टाइम तक हमारा चलेगा। ये हमारा अकाउंटिंग प्रिंसिपल पहला फॉलो होता है गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट में। हम ये अज्यूम करते हैं बेटा कि हमारा बिजनेस लॉन्ग टाइम तक चलेगा, ठीक है प्रिंस, क्लियर हो गया? गोइंग कंसर्न क्या बताता है? कि हमारा बिजनेस लॉन्ग टाइम तक चलेगा, ठीक है। दूसरा क्या बताता है? कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट। कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट बेटा ये कहता है ना कि हम जो भी प्रिंसिपल फॉलो कर रहे हैं जिस भी ईयर में, उसी प्रिंसिपल को बेटा हर साल उसको फॉलो करेंगे। समझ गए? जो भी हम प्रोसीजर फॉलो, जैसे मान लीजिए हमने जो फॉर्मेट, जो प्रोसीजर के अकॉर्डिंग हमने स्टेटमेंट बनाया इस साल, तो अगले साल नेक्स्ट ईयर भी उसी साल उसी फॉर्मेट के अकॉर्डिंग हम बनाएंगे, ताकि ईजिली वे में हम उसको कंपेयर कर सके कि हमारा कितना ग्रोथ हुआ है, कितना कम हुआ है। समझ गए मेरी बात? तो इसलिए हम लोग क्या कहते हैं, कंसिस्टेंसी ये बोलता है कि जो भी टेक्निक प्रोसीजर फॉलो कर रहे हैं उसको कंसिस्टेंटली हर साल फॉलो करो, लॉन्ग टाइम तक उस प्रोसीजर को फॉलो करते रहो, चेंज मत नहीं करना, ठीक है? वही लिखा है ना, दिस कॉन्सेप्ट स्टेट दैट अकाउंटिंग प्रिंसिपल एंड मेथड्स शुड रिमेन कंसिस्टेंट। चेंज नहीं होना चाहिए, कंसिस्टेंटली लंबे टाइम तक उसको फॉलो करते रहो, ताकि आपको कंपेयर करने में इजी रहे, आसानी रहे बेटा, है ना, फ्रॉम 1 ईयर टू अनदर ईयर। क्लियर बेटा? चलो
एक्रूअल कॉन्सेप्ट क्या कहता है? एक्रूअल कॉन्सेप्ट बेटा प्रिंस ये कहता है कि जो भी ट्रांजैक्शन आपके बिजनेस में हुआ है, प्रिंस ध्यान दीजिएगा, जो भी ट्रांजैक्शन आपके बिजनेस में हुआ है, जिस भी डेट पे हुआ है, उस ट्रांजैक्शन को आपको रिकॉर्ड करना है, चाहे वो कैश हो चाहे उधार हो। जैसे मान लीजिए युवराज और प्रिंस है, युवराज से हमने मान लीजिए बेटा युवराज को हमने गुड्स बेचा, ठीक है, युवराज को हमने क्या किया बेटा, गुड्स बेचा, तो युवराज ने हमें ऑन टाइम 1 तारीख को कैश दे दिया। मान लीजिए हमने युवराज को 1 अप्रैल को पैसा सामान बेचा था, सोल्ड किया था, तो युवराज ने मुझे ऑन टाइम कैश में दे दिया, इमीडिएट मुझे कैश पेमेंट कर दिया युवराज ने। उसी तरह बेटा प्रिंस को भी हमने बेटा सामान बेचा, सोल्ड किया, कब, 2 अप्रैल को। तो बेटा 2 अप्रैल को बेटा हमने जो प्रिंस को सामान सोल्ड किया, जो हमने सोल्ड किया बेटा, ठीक है, तो हुआ क्या कि प्रिंस ने सामान तो लिया लेकिन उसका पैसा तुरंत हमें नहीं दिया। उन्होंने बोला कि सर 2-4 दिन का टाइम दीजिए या 1 हफ्ते का, उसके बाद हम आपको देंगे। तो ऐसा नहीं करना है बेटा, जिस समय वो पेमेंट करेगा उसी दिन ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेंगे, नहीं, वो देगा बाद में। जिस डेट पे ये ट्रांजैक्शन हुआ है उस डेट को ही, उस डेट में ही रिकॉर्ड करना है, चाहे वो नगद हो चाहे उधार हो। क्लियर? यानी 2 तारीख तो 2 तारीख को ही ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करना है। इसी को कहते हैं एक्रूवल कॉन्सेप्ट, मतलब कि चाहे नगद ट्रांजैक्शन हो चाहे उधार ट्रांजैक्शन हो, दोनों ट्रांजैक्शन जिस भी डेट में होगा उस डेट का ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करेंगे, ये प्रिंसिपल कहता है। तो तीनों प्रिंसिपल समझ में आ गया बेटा। गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि हम जो भी बिजनेस है उसको लंबे टाइम तक लेके चलते हैं, सोच के चलते हैं कि लंबे टाइम तक चलेगा, उसको गोइंग कंसर्न कहते हैं, लंबे टाइम तक बिजनेस चलेगा। दूसरा कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट ये बताता है कि हमारा बिजनेस में जो भी हम टेक्निक, जो भी प्रोसीजर, जो भी प्रिंसिपल के आधार पे हम अकाउंटिंग कर रहे हैं, हर साल उसी प्रिंसिपल को फॉलो करेंगे। लिखा भी है देखिए, द अकाउंटिंग प्रिंसिपल एंड मेथड शुड बी रिमेन कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंटली फॉलो करेंगे फ्रॉम 1 ईयर टू अनदर, हर साल फॉलो करें, ताकि कंपेयर करने में आसानी रहेगा, इजिली में समझ पाएंगे कि आप कंपेयर कर लोगे। एक्रूवल कॉन्सेप्ट ये कहता है बेटा कि जो भी ट्रांजैक्शन आपका जिस भी डेट पे हुआ है, चाहे वो नगद हो चाहे उधार हो, उसको रिकॉर्ड करेंगे, उसी डेट पे रिकॉर्ड करेंगे जिस समय वो हुआ है। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया। बाकी जो बेटा अपना हमारा प्रिंसिपल है उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो बाय बाय, टेक केयर।